हेलो गाइस। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीओपीडी के बारे में, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी। ठीक है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मतलब जैसे पेशेंट आपके पास में आता है, ठीक है, ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे है तो अपन को कुछ नहीं करना, ठीक है, वो खाली असेसमेंट में आएगा, वो आगे अपन बात करेंगे उस बारे में। लेकिन एक पेशेंट है जो न्यूली डायग्नोस आपको करना है ना, आपको लग रहा है कि पहले कभी सीओपीडी का ट्रीटमेंट उसने नहीं लिया है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, तो उनकी अपन आज बात करते हैं। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी के अंदर दो टर्म आती है, 2 पॉइंट आते हैं। पहला सिम्टम्स और दूसरा डायग्नोसिस के टूल्स के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे मिक्स होता है, दोनों ही यहाँ पे बोल सकते हो कि दोनों से ही आप मिला के सीओपीडी को डायग्नोस करते हैं। चलिए, तो पहले अपन बात करेंगे सीओपीडी के सिम्टम्स की। ठीक है। तो मैं साथ में अस्थमा के बारे में भी बताऊंगा, अदर डिजीज के बारे में भी बात करूंगा, तो उसको समझना अच्छे से। ठीक है। चलिए, तो पहला सिम्टम है डिस्निया। तो डिस्निया इज ए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आप बोल सकते हो, ठीक है, और ब्रेथलेसनेस भी आप इसको बोल सकते हो, या डिस्निया भी बोलते हैं। तो ये तरीके सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, ठीक है, सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ ओन डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग ऐसा बोल दीजिए। तो ब्रीथलेसनेस हो गया। तो सीओपीडी के अंदर ब्रीथलेसनेस या डिस्निया कैसा होता है? इट इज क्रोनिक डिस्निया इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ सीओपीडी, क्रोनिक डिस्निया। ठीक है। और ये परसिस्टेंट टाइप का होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा अस्थमा के बारे में। अस्थमा में भी डिस्निया होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, लेकिन परसिस्टेंट टाइप का यूजुअली नहीं होता है अर्ली स्टेज में। तो लेटेस्ट स्टेजेस में सीवियर कंडीशन तब हो भी सकता है, लेकिन अर्ली स्टेजेस के अंदर तो वहाँ पे वेरिएबल डिस्निया होता है। वेरिएबल होता है मतलब पूरे दिन एक जैसा नहीं रहता। जब एक्सपोजर होता है ठंड से या फिर कोई एलर्जन से, तब अचानक से डिस्निया होता है, एपिसोडिक होता है। मतलब यहाँ पे परसिस्टेंट होता है और प्रोग्रेस ओवर टाइम, टाइम के साथ में ये बढ़ता जाता है। बढ़ना तो अस्थमा भी जाता है, लेकिन यहाँ पे परसिस्टेंट होता है, प्रोग्रेस ओवर टाइम होता है, वर्सन विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब यहाँ एक्सरसाइज से नहीं है, यहाँ पे रूटीन वर्क से भी है। एक पर्सन है जो ओल्ड एज है ना, रूटीन वर्क कर रहा है, रूटीन काम भी नहीं कर पाता है, दैट इज एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। तो क्रोनिक डिस्निया परसिस्टेंट होता है, प्रोग्रेसिव विद टाइम एंड वर्सन विद एक्सरसाइज। मॉडरेट टू सीवियर डिस्निया प्रेजेंट इन ओनली 40% ऑफ द केसेस। तो सीओपीडी के अंदर जो डिस्निया होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है, यूजुअली मॉडरेट टू सीवियर यूजुअली नहीं होता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, ओनली 30 to 40% केसेस में ही मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है। यूजुअली जो डिस्निया होता है वो यहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का होता है। ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पे मैकेनिज्म है इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी या फिर इम्पेयर्ड इंस्पिरेटरी मैकेनिज्म। इम्पेयर्ड इंस्पिरेटरी मैकेनिज्म एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। उनकी अपन ने बात की थी पहले जो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल एयरवे डिजीज यहाँ पे होती है, और हाइपर इन्फ्लेशन होता है ड्यू टू एयर ट्रैपिंग, और एम्फाइसीमा, दो कारण होते हैं हाइपर इन्फ्लेशन के। तो गैस एक्सचेंज अबनॉर्मलिटी साथ में यहाँ पे रहती है, ये भी कारण हो सकता है यहाँ पे डिस्निया का, गैस एक्सचेंज अबनॉर्मलिटी। क्यों होगा? अगेन एम्फाइसीमा है, गैस का जो एक्सचेंज होने के जो सरफेस है वो कम हो गया। ठीक है। तो यूजुअली गैस एक्सचेंज अबनॉर्मलिटी कौन सी होती है? टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, लेकिन टाइप 2 भी यहाँ पे कॉमन होता है। ठीक है। पेरिफेरल मसल डिस्फंक्शन रिलेटेड टू डीकंडीशनिंग एंड सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन। यस, यहाँ पे कुछ साइटोकाइंस होते हैं जो सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन भी करते हैं, और साथ में सीओपीडी की डिजीज जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है वगैरह वगैरह, कई रीजन्स होते हैं मसल वेस्टिंग के यहाँ पे। तो यहाँ पे मसल वेस्टिंग के कारण पेरिफेरल मसल डिस्फंक्शन होता है, उस कारण से यहाँ पे भी वो भी डिस्निया को बढ़ाता है। ठीक है। तो मेजर किससे होता है डिस्निया? बाई MMR से ग्रेडिंग 0 to 4। ठीक है। तो 5 यहाँ पे ग्रेडिंग होती है, 0 to 4 तक यहाँ पे ग्रेडिंग होती है MMRC। MMRC इज मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसलिंग स्केल फॉर डिस्निया। ठीक है। नेक्स्ट है कफ। कफ भी यहाँ पे क्रोनिक टाइप का होता है। ठीक है। तो कफ 3 तरह से होता है, अपन डिवाइड करते हैं कफ को, अक्यूट, लेस देन 8 वीक, सब अक्यूट 8 वीक टू आगे 6 मंथ तक आप ले सकते हो उसको, और मोर देन 6 मंथ आप क्रोनिक कफ भी बोलते हो। ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है इसमें मिस्टेक हो, आप इसको एक बार करेक्ट कर लेना। तो कॉफिंग की अपन बात करें तो यहाँ पे क्रोनिक कफ होता है, क्रोनिक कफ, और साथ में लिखा है द फर्स्ट सिम्टम ऑफ सीओपीडी। दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ सीओपीडी इवन बिफोर द डिस्निया। डिस्निया तो बाद में स्टार्ट होता है, पहले कफिंग स्टार्ट होती है। तो अर्लियर इंटरमिटेंट देन एवरी डे,
ये इंटरमिटेंट हो सकता है, हर दिन नहीं होता, क्योंकि बाद में टाइम के साथ में ये भी पर डे या हर दिन हो सकता है। प्लस माइनस स्पुटम प्रोडक्शन, पहले हो सकता है ड्राई कफ हो, लेकिन बाद में स्पुटम प्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब प्रोडक्टिव भी कफ हो सकता है और नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकता है। कॉमन इज प्रोडक्टिव। ठीक है, सिनकोप, ये एक बहुत अच्छा एक सिम्टम होता है। सीओपीडी के पेशेंट को आप देखना, जो होता है कि बोलते हैं कि खांसी खांसी खाते आते हैं वो गिर गया, है ना, खांसी की बहुत ज़्यादा खांसी आई और वो गिर गया, है ना, इवन बैठे बैठे भी गिर जाता है, खड़े खड़े भी गिर सकते हैं। दैट इज सिनकोप। तो सिनकोप कैन बी एक्सपीरियंस ड्यू टू रैपिड इंक्रीज ऑफ इंट्राथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग कॉफिंग। तो प्रोलॉन्ग कॉफिंग के कारण उनका रैपिड इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है, उस कारण से सिनकोप यहाँ पे हो सकता है। थर्ड है स्पुटम प्रोडक्शन। ठीक है, तो स्पुटम प्रोडक्शन भी उतना ही कॉमन है जितना यहाँ पे कफिंग और डिस्निया होता है। तो स्पुटम प्रोडक्शन की बात करें, यूजुअली स्मॉल अमाउंट ऑफ टिनेसिस स्पुटम, टिनेसिस मतलब बोलते हैं चिपचिपा सा स्पुटम निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा सा चिपचिपा सा लगता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टिनेसिस स्पुटम यहाँ पे होता है एसोसिएटेड विद कफिंग। ठीक है, लेकिन यदि स्पुटम प्रोडक्शन ज़्यादा है तो यहाँ पे एक सब टाइप एक वेरिएंट यहाँ पे आता है सीओपीडी, जिसको अपन बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। उसमें प्रोडक्शन यहाँ पे कफ का ज़्यादा होता है। एम्फाइसीमा जो सब टाइप है उसमें कफ का प्रोडक्शन में नहीं होता है, उतना कंटी रहता है। तो दिस इज द रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ स्पुटम, रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ जो एक्सपेक्टोरेशन आप बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेट की बात करें, मोर देन 3 months in 2 consecutive years. This is chronic bronchitis. How you define the chronic bronchitis? When cough with sputum production is more than 3 months per year for 2 consecutive years. इसको अपन बोलेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो स्पुटम से क्या डिटरमाइन होता है? स्पुटम डिटरमाइन होता है कैन बी इंटरमिटेंट ड्यू टू फ्लेयर अप पीरियड्स विद पीरियड्स ऑफ रेमिशन। तो क्या डिटरमाइन किया, मतलब स्पुटम प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आप बोल सकते हो कि फ्लेयर अप हुआ है, मतलब एक्जिसर्बेशन हुआ है। तो स्पुटम प्रोडक्शन से आप एक्जिसर्बेशन वगैरह भी साथ में देख सकते हो। ठीक है, तो सीओपीडी के अंदर यूजुअली कम अमाउंट होता है, लेकिन यदि अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, पेशेंट बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा बलगम आता है, चेंज इन द कलर है तो एक्जिसर्बेशन को भी बताता है, और साथ में यदि चेंज इन द कलर येलो स्पुटम ग्रीन स्पुटम आता है, अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपको साथ में ब्रोंकिक्टेसिस भी दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट ट्यूबरकुलर जो ओएडी पेशेंट होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एरोडीज के पेशेंट होते हैं, उन्हें ब्रोंकिक्टेसिस भी रहता है। सीओपीडी के साथ में भी ब्रोंकिक्टेसिस हो सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्यूरुलेंट स्पुटम रिफ्लेक्स इंक्रीज इन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। तो स्पुटम प्यूरुलेंट है तो आपको इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को वो बताता है। तो एसोसिएट विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन बट वीक एसोसिएशन, कुछ जरूरी नहीं है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो ही प्यूरुलेंट हो, तो कई बार कल्चर नेगेटिव भी आता है। ठीक है, एक्जिसर्बेशन पेशेंट आता है, स्पुटम होता है, हम कल्चर करवाते हैं तो वो एरोबिक कल्चर के लिए नेगेटिव भी आ जाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये वीक एसोसिएशन है कि प्यूरुलेंट है तो बैक्टीरियल होगा ही, यूजुअली प्यूरुलेंट हो तो हो जाता है। ठीक है, उसके लिए एंटीबायोटिक आपको बढ़ाना पड़ता है, तो स्टेप अप करता है आप एंटीबायोटिक का उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट वीज एंड चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस वीज यूजुअली सिम्टम होता है आपका अस्थमा का, लेकिन वीज सीओपीडी में भी मिल सकती है। क्यों? स्मॉल एयरवे डिजीज, अगेन क्योंकि स्मॉल एयरवे भी अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी वीज दोनों यहाँ पे हो सकती है एसोसिएटेड विद चेस्ट टाइटनेस। ठीक है, इट वेरी बिटवीन डेज और इवन सिंगल डे, बिटवीन डेज भी हो सकता है और इवन सिंगल डे में भी वेरी कर सकता है। तो टाइटनेस इज ड्यू टू आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। टाइटनेस यहाँ पे क्या होती है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे वीज और चेस्ट टाइटनेस आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ फटीग। ठीक है, अस्थमा में कोई जरूरी नहीं है फटीग हो। ठीक है, अस्थमा जरूरी नहीं होता क्योंकि वो एपिसोडिक होता है, इतनी ज़्यादा कफिंग है उतनी ज़्यादा वो नहीं होती। यहाँ पे परसिस्टेंट डिस्निया होता है, कफिंग इवन कफ भी परसिस्टेंट होता है, स्पुटम प्रोडक्शन होता है, साथ में पर्सन वीक भी होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी होती है। तो यहाँ पे फटीग कॉमन होता है। इट इज़ ए सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ टायर्डनेस और एग्जॉशन। तो सब्जेक्टिव होता है, किसी में होता भी है, और कुछ सीओपीडी के पेशेंट आते हैं थोड़ा हेल्दी होते हैं तो उतना नहीं भी होता। तो कॉमन डिस्ट्रेसिंग फीचर ऑफ सीओपीडी, इट कैन इम्पेक्ट द पर्सन्स डेली एक्टिविटीज। तो फटीग है, थका हुआ है तो डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकता है। ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या होगा, बात करेंगे ट्रीटमेंट में लगता है, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। फटीग है तो आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को करेक्ट करना है। ठीक है, साथ में सीओपीडी का ट्रीटमेंट आप देते हो, एक्सरसाइज थोड़ा बताते हो, सब कुछ यहाँ पे एक तरह सिंड्रोमिक अप्रोच होती है ट्रीटमेंट की भी। ठीक है, कुछ अदर जो फीचर्स है वो बता देता हूँ मैं। वेट लॉस। ठीक है, तो वेट लॉस यहाँ पे कॉमन होता है, यूजुअली मसल मास लॉस और एनोरेक्सिया भी यहाँ पे मिलता है।
ठीक है। तो वेट लॉस, मसल मास लॉस, एनोरेक्सिया यूजुअली सीओपीडी का सिम्टम नहीं है, ये एसोसिएटेड कॉमोर्बिडिटीज होती है जो सीओपीडी के बाद डेवलप हो जाती है। तो ये कहाँ होती है, जब सीओपीडी सीवियर या वेरी सीवियर सिचुएशन के अंदर होता है। सीवियर या वेरी सिचुएशन या बोलेंगे सीवियर और वेरी सीवियर सीओपीडी जो ग्रेडिंग है उसके अंदर जाके ये मसल वेस्टिंग, वेट लॉस, एनोरेक्सिया ये सब होता है। ठीक है। तो दीज आर द फीचर ऑफ प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर। दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर। जितना मतलब आप क्या ट्रीटमेंट आप करने वाले हो, ट्रीटमेंट के बाद में कितना आपका प्रोग्नोसिस रहेगा, तो साथ में आप ये भी करेक्ट करते हो तो आपका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। ठीक है। लेकिन यदि वेट लॉस, मसल मास, एनोरेक्सिया ये सब है तो आपको साथ में डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी दिमाग में रखना है। इसमें दो आते हैं, ट्यूबरक्लोसिस एंड सीए मतलब कैंसर। ठीक है। उनके अंदर भी ये साथ में मिलता है। एंकल स्वेलिंग किसी में मिल रही है तो यहाँ पे आपको कोर पल्मोनल दिमाग में रखना है। ठीक है। तो दीज आर द अदर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीओपीडी पेशेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कुछ डीडीज की, कि कुछ आपको सिम्टम्स मिलते हैं तो क्या क्या डीडी हो सकता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन इज अस्थमा। ठीक है। तो अस्थमा, अब मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो डिस्निया होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है। तो वेरिएबल एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, सिम्टम वेरी इवन डे टू नाइट, मतलब हर दिन यहाँ पे सिम्टम वेरी करते हैं। सीओपीडी में जो परसिस्टेंट होते हैं, कभी कभार वेरी कर सकते हैं लेकिन परसिस्टेंट होते हैं। एलर्जीज, राइनाइटिस, एक्जिमा ये सब यहाँ पे कॉमन होता है। इवन स्किन एलर्जी, नेजल एलर्जीज, आई एलर्जीज यहाँ पे कॉमन होती है। ऑफन इन किड्स विद फैमिली हिस्ट्री भी यहाँ पे होती है। सीओपीडी में जरूरी नहीं है फैमिली हिस्ट्री हो। ठीक है। नेक्स्ट है CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो एक्सरे में यहाँ पे आपको कार्डियोमिगेली और पल्मोनरी एडिमा के साइंस मिलते हैं। ठीक है। करली लाइंस वगैरह होती है, या बोल सकते हैं कि ज़्यादा ही आगे चला गया तो फिर आपको बेटविंग अपीयरेंस मिल सकता है। तो कार्डियोमिगेली के साथ में वो सब होता है। और PFT की बात करूँ, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में बात करूँ, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न आता है, ना कि ऑब्स्ट्रक्टिव। COPD इज ऑब्स्ट्रक्टिव, लेकिन CHF इज रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न आपको यहाँ पे मिलता है। फिर आता है ब्रोंकाइटिस। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ ब्रोंकाइटिस, इससे लार्ज अमाउंट ऑफ प्यूरुलेंस स्पूटम निकलता है। खांसी है, मोर देन 3 मंथ्स रह रही है पर ईयर और 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और ब्रोंकियल डायलेटेशन आपको एक्सरे में मिलता है। ठीक है। ब्रोंकियल डायलेटेशन, ब्रोंकियल कफिंग वगैरह आपको एक्सरे में मिलती है, डर्टी सा एक्सरे होता है। ठीक है। तो उसमें आप यहाँ पे ब्रोंकाइटिस सोच सकते हो। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे ऑनसेट बताऊँ तो ऑल एज, कोई भी एज में ऑनसेट होता है ट्यूबरकुलोसिस का, कोई फिक्स एज ग्रुप नहीं होता ट्यूबरकुलोसिस के लिए। चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको इन्फिल्ट्रेट मिल सकता है, कैविटेशंस मिल सकती है, और MTB जो आप बोल सकते हो कि CB नाट आप कराओ या AFB आप कराओ, उससे कन्फर्मेशन यदि हो गया तो इज ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है ऑब्लिटरेटिव ब्रोंक्यूलाइटिस। दिस इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर COPD। तो यह कैसे पता करेंगे, ये यूजुअली अकर्स इन चिल्ड्रंस। ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस यूजुअली किड्स में होता है। ठीक है। सीन आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बहुत कॉमन होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद यूजुअली देखने को मिलता है। HRCT ऑन एक्सपिरेशन शो हाइपोडेंस एरियाज, मतलब एक्सपिरेशन के अंदर हाइपोडेंस एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आपको एयर ट्रैपिंग आपको मिल रही है साथ में। हाइपोडेंस मतलब मोर ब्लैक, तो एयर ट्रैपिंग आपको मिल रही है, दैट इज ऑब्लिटरेटिव ब्रोंकियोलाइटिस। लास्ट है डिफ्यूज पेन ब्रोंकाइटिस। डिफ्यूज पेन ब्रोंकियोलाइटिस, नॉट ब्रोंकाइटिस, पेन ब्रोंकियोलाइटिस। तो मोस्टली इन मेल्स एंड स्मोकर्स। अगेन मेल्स एंड स्मोकर्स COPD भी कॉमन होता है, इसलिए हमको डिफरेंशियल में रखा गया है। ऑलमोस्ट ऑल अबव विथ क्रोनिक साइनोसाइटिस, यहाँ पे सारे सिम्टम होते हैं, लेकिन साथ में क्रोनिक जो मेल्स होते हैं, जो लगभग जो पेशेंट है उनमें सब में क्रोनिक साइनोसाइटिस भी आपको देखने को मिलता है लगभग पेशेंट्स में। ठीक है। तो डिफ्यूज स्मॉल ब्रोंकियोलर नोड्यूल्स ओपेसिटी, नोडुलर ओपेसिटी एंड हाइपर इन्फ्लेशन आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप अंतर क्या हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन तो यहाँ भी है। ठीक है। अंतर क्या हुआ, 2 चीज़ें। पहला क्रोनिक साइनोसाइटिस सब में मिलेगा, वो आप मिस भी कर दो तो भी आपको नोडुलर ओपेसिटीज आपको डिफ्रेंशिएट कर देगी। COPD नोडुलर ओपेसिटीज नहीं होती, तो यहाँ पे आपको नोडुलर ओपेसिटी साथ में मिलती है क्योंकि इन्फेक्टिव तरह का हो गया। डिफ्यूज पेन ब्रोंकियोलाइटिस। ठीक है। स्मॉल एरिया का इन्फ्लेमेशन यहाँ पे होता है, साथ में आपको नोडुलर और ट्रीन बर्ड ओपेसिटीज आपको यहाँ पे पैटर्न आपको ओपेसिटीज आपको मिल सकती है। तो दीज आर द डिफरेंशियल्स फॉर COPD। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे स्पायरोमेट्री, COPD असेसमेंट के बारे में। ठीक है। उनके बारे में अपन बात करते हैं।